हेलो दोस्तों, स्वागत है ई बुक समरी चैनल पर। यह चैनल उन सभी के लिए है जो किताबों से सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय की कमी है। हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का सारांश हिंदी में लेकर आते हैं, चाहे वह सेल्फ हेल्प हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी, प्रोडक्टिविटी टिप्स या मोटिवेशन। ई बुक समरी पर आपको हर किताब का निचोड़ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की किताब का नाम है द फर्स्ट 90 डेज। ये किताब बताती है कि कैसे आपकी नई नौकरी या नई भूमिका में पहले 90 दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेखक माइकल वॉटकिंस ने इसमें ऐसे कदम और रणनीतियां साझा की हैं जिनसे आप अपने शुरुआती दिनों में सफलता की नींव रख सकते हैं। राहुल को उसकी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिली, लेकिन नई भूमिका में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पद मिलना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो खुद को साबित करना है। पहले कुछ दिनों में ही राहुल ने गलतियां करना शुरू कर दिया। वह टीम से जुड़ नहीं पाया, सही प्राथमिकताएं तय नहीं कर सका और नतीजतन उसके फैसलों पर सवाल उठने लगे। इसी बीच उसके एक सीनियर ने उसे सलाह दी, पहले 90 दिन सबसे अहम होते हैं। अगर तुम इन्हें सही तरीके से प्लान करोगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। यही सीख हमें द फर्स्ट 90 डेज किताब में मिलती है। लेखक माइकल वॉटकिंस बताते हैं कि नई नौकरी या भूमिका में पहले 90 दिनों को सही रणनीतियों के साथ प्लान करना आपकी सफलता की कुंजी है। तो आइए इस किताब के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। लेखक माइकल वॉटकिंस की यह किताब द फर्स्ट 90 डेज नई नौकरी, नई भूमिका या नई जिम्मेदारी के शुरुआती 90 दिनों को सफल बनाने पर केंद्रित है। ये समय वह आधार है जो आपके पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। जब भी आप नई भूमिका में कदम रखते हैं तो यह एक अवसर होता है, लेकिन साथ ही यह आपके लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। ये समय आपके नेतृत्व कौशल, रणनीतिक सोच और संबंध निर्माण की क्षमता को परखने का होता है। इस समय को सही तरीके से संभालना न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि संगठन के लिए भी बेहद जरूरी होता है। किताब में लेखक ने उन रणनीतियों और कदमों का उल्लेख किया है जो आपको नई भूमिका में तेजी से आत्मसात करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप प्रारंभिक 90 दिनों में अपनी छवि को सकारात्मक रूप से स्थापित कर सकते हैं और संगठन में अपनी भूमिका को प्रभावी बना सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य है कि आप बदलाव के इस समय को सही ढंग से संभालें और अपनी नई भूमिका में ठोस शुरुआत करें। यह आपको बताती है कि शुरुआती समय में सही प्राथमिकताओं को तय करना, तेजी से सीखना और मजबूत संबंध बनाना कितना महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट 90 डेज एक गाइड की तरह काम करती है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि नई स्थिति में खुद को कैसे ढालें और खुद को एक मजबूत लीडर के रूप में स्थापित करें। आइए इस किताब के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चैप्टर 1, ट्रांजिशन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिशंस। जब भी आप नई भूमिका में आते हैं तो ये समय चुनौतीपूर्ण होता है। लेखक माइकल वॉटकिंस बताते हैं कि पहले 90 दिन एक लर्निंग कर्व के रूप में काम करते हैं। इस दौरान आपकी नई भूमिका में उठाए गए कदम आपके पूरे करियर को प्रभावित कर सकते हैं। ये समय आपके नेतृत्व कौशल, रणनीतिक सोच और संबंध निर्माण की क्षमता को दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। ट्रांजिशन का सही तरीके से सामना करना न केवल आपको नई स्थिति में सफलता दिला सकता है बल्कि आपकी दीर्घकालिक पेशेवर यात्रा को भी सुगम बना सकता है। ट्रांजिशन के प्रकार, प्रमोशन से मिली भूमिका, प्रमोशन के बाद आपको अपनी पुरानी टीम या नए साथियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। एक ही संगठन में रहते हुए नई भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपको नई जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ अपने पुराने सहयोगियों के साथ नया समीकरण बनाना होता है। नई कंपनी में शामिल होना, जब आप किसी नई कंपनी में शामिल होते हैं तो आपको संगठन की संस्कृति, संरचना और प्रक्रियाओं को जल्दी से समझना होता है। ये समय सीखने और अपनाने का होता है ताकि आप अपनी नई भूमिका में प्रभावी हो सकें। किसी मुश्किल स्थिति को संभालना, जब आपको किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना होता है जैसे कि खराब प्रदर्शन करने वाली टीम को संभालना या किसी प्रोजेक्ट में देरी को ठीक करना, तो यह आपकी नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा होती है। ऐसे समय में आपके निर्णय और रणनीतियां ही आपकी सफलता को परिभाषित करते हैं। क्यों होते हैं पहले 90 दिन महत्वपूर्ण? शुरुआती दिनों में लोग आपकी नेतृत्व की क्षमता को आंकते हैं। नई भूमिका में आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके बॉस और अन्य सहकर्मी ये देखते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को किस तरह संभालते हैं।
इन शुरुआती दिनों में आपकी हर क्रिया और प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ये समय आपके प्रभाव और छवि को बनाने या बिगाड़ने का होता है। ये समय आपके विश्वास और रणनीति को स्थापित करने का होता है। पहले 90 दिनों में आप जिन प्राथमिकताओं को चुनते हैं और जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे आपके बॉस और टीम के सामने आपकी प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। ये वह समय है जब आप अपने दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ट्रांजिशन के दौरान सामान्य चुनौतियां। अनिश्चितता का सामना करना। नई भूमिका में आपको कई अनजान चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नई प्रक्रियाएं, नई टीम और नई अपेक्षाएं। ये स्थिति मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकती है। सीखने की गति को बनाए रखना। नई भूमिका में आपको बहुत तेजी से सीखना होता है। अगर आप जल्दी से संगठन की संस्कृति और कामकाज को नहीं समझते, तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। समय प्रबंधन। पहले 90 दिनों में समय का कुशल प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। आपको यह तय करना होता है कि किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और किन्हें बाद में निपटाया जाए। प्रभावी ट्रांजिशन के लिए सुझाव। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। नई भूमिका में प्रवेश करते समय यह तय करें कि आपके पहले 90 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होंगे। ये लक्ष्य संगठन की प्राथमिकताओं और आपकी भूमिका के अनुसार होने चाहिए। अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाएं। टीम के सदस्यों को जानने और उनके दृष्टिकोण को समझने में समय लगाएं। उनकी चुनौतियों और ताकतों को पहचानें और एक सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करें। संगठन की संस्कृति को समझें। हर संगठन की अपनी अनूठी संस्कृति होती है। इसे समझना और इसके अनुरूप ढलना आपको संगठन में जल्दी प्रभावी बनाने में मदद करता है। अपने बॉस के साथ स्पष्ट संवाद करें। अपने बॉस से उनके अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के बारे में बात करें। यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। शुरुआती जीत। अर्ली विंस का महत्व। लेखक बताते हैं कि नई भूमिका में प्रारंभिक सफलताएं प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीत न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी टीम और बॉस के सामने आपकी क्षमताओं को भी साबित करती हैं। शुरुआती दिनों में ऐसे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप जल्दी और प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। ट्रांजिशन की सफलता के लिए 90 दिनों का दृष्टिकोण। पहले 30 दिन सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। संगठन की संरचना और प्रक्रियाओं को समझें। प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध स्थापित करें। 30 से 60 दिन प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। अपनी टीम के साथ तालमेल बैठाएं। 60 से 90 दिन अपनी रणनीति को लागू करें। संगठन के लिए अपने योगदान को दिखाएं। अपनी प्रगति का आकलन करें और आवश्यकतानुसार सुधार करें। चैप्टर 2:10 ट्रांजिशन रणनीतियां 10 ट्रांजिशन स्ट्रैटेजीज। इस चैप्टर में 10 महत्वपूर्ण रणनीतियों का वर्णन किया गया है जो आपको एक नई भूमिका में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। नई भूमिका में सफलता पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। ये रणनीतियां आपको न केवल अपनी स्थिति को जल्दी समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आप अपनी नई भूमिका में अधिक प्रभावी और प्रेरित तरीके से कार्य कर सकें। जल्दी सीखने की मानसिकता विकसित करें। नई भूमिका में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दी से जल्दी सीखने की मानसिकता को अपनाएं। जितना जल्दी आप अपनी नई भूमिका और जिम्मेदारियों को समझेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बना पाएंगे। इस मानसिकता का मतलब यह है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नई भूमिका में शुरुआत में बहुत सी जानकारी और प्रक्रियाएं आपको अजनबी लग सकती हैं, लेकिन यदि आप लगातार इनका अध्ययन करते हैं और सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आप जल्दी ही उन सभी नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे जो आपके सामने आ सकती हैं। समस्याओं को पहचानें और समाधान दें। एक नई भूमिका में जाने के बाद सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि संगठन या टीम के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके योगदान से सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं। केवल समस्याओं की पहचान करना पर्याप्त नहीं है, आपको समाधान भी देना होगा। इसका मतलब है कि आपको न केवल समस्याओं का विश्लेषण करना होगा, बल्कि उनके समाधान के लिए प्रासंगिक कदम भी उठाने होंगे। ये कदम न केवल आपकी भूमिका को प्रभावी बनाएंगे, बल्कि आपके नेतृत्व क्षमता को भी उजागर करेंगे। पहले 30 दिनों का स्पष्ट प्लान बनाएं। जब आप किसी नई भूमिका में प्रवेश करते हैं, तो पहले 30 दिनों में एक ठोस और व्यावहारिक योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। ये योजना आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगी और आपको ये दिशा देगी कि आपको किन कार्यों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
इस पहले महीने में आपको न केवल अपनी जिम्मेदारियों को समझने का समय मिलेगा, बल्कि आप अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे, जिससे आपको अपने कार्य के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी। ये योजना आपको अपनी भूमिका में जल्दी से ढलने में मदद करेगी और आपको ये भी समझने का अवसर देगी कि आपकी टीम और कंपनी की क्या प्राथमिकताएं हैं। संबंधों का निर्माण करें। किसी भी नई भूमिका में सफलता पाने के लिए अपने बॉस, टीम और सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी टीम के साथ प्रभावी तरीके से संवाद नहीं करते हैं और यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी भूमिका में सही तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले कुछ हफ्तों में अपने बॉस और टीम के सदस्यों के साथ आत्मीय और विश्वासपूर्ण संबंध बनाएं। ये संबंध न केवल कार्य को सुचारू बनाने में मदद करेंगे, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करेंगे, जो एक नई भूमिका में बहुत आवश्यक होता है। अहम प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। जब आप नई भूमिका में होते हैं, तो आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी होती है। आपके पास सीमित समय और संसाधन होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आप उन कार्यों पर फोकस करें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनसे संगठन या टीम को अधिक लाभ हो। ये कदम ये सुनिश्चित करेगा कि आप केवल तात्कालिक और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपके प्रयास और समय का सही उपयोग हो सके। प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आपको अपनी टीम के अन्य सदस्यों, बॉस और कंपनी के लक्ष्यों को समझने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से आप अधिक प्रभावी तरीके से अपने कार्यों को निष्पादित कर पाएंगे और अपनी भूमिका में सफलता की ओर बढ़ सकेंगे। स्पष्ट लक्ष्यों और अपेक्षाओं को निर्धारित करें। किसी भी नई भूमिका में यह जरूरी है कि आप स्पष्ट रूप से ये समझें कि आपकी भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं। आपके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके बॉस और संगठन के लिए सफलता के क्या मानक हैं। यह मानक केवल आपके कार्य प्रदर्शन से संबंधित हो सकते हैं, बल्कि इसमें टीम की सफलता और संगठन की समग्र प्रगति भी शामिल हो सकती है। स्पष्ट लक्ष्यों और अपेक्षाओं के माध्यम से आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह सही दिशा में है और आपके प्रयास सही परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग करें। नई भूमिका में आते ही आपको उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखना चाहिए। इन संसाधनों में टीम के सदस्य, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और अन्य कंपनी संसाधन शामिल हो सकते हैं। सही संसाधनों का चयन और उनका सही तरीके से उपयोग करना आपके काम को और भी प्रभावी और उत्पादक बना सकता है। इसलिए इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना जरूरी है कि आप किस तरह से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। खुद को चुनौती दें। नई भूमिका में रहते हुए यह जरूरी है कि आप खुद को लगातार चुनौती देते रहें। यदि आप केवल अपनी वर्तमान स्थिति में सहज हो जाते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाओं को पार करें और नई क्षमताओं का विकास करें। अपने कार्यों में नवाचार लाना, नई प्रक्रियाओं को लागू करना और नई जिम्मेदारियां लेना, ये सब उस दिशा में कदम हैं जो आपकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। आपकी टीम की सफलता को प्राथमिकता दें। यदि आप एक नेतृत्व भूमिका में हैं, तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी टीम की सफलता आपकी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी भूमिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि आप अपनी टीम को प्रेरित और सक्षम बनाएं, ताकि वे अपने कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी टीम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। किसी भी नई भूमिका में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करें। ये प्रतिक्रिया आपके सहकर्मियों, टीम के सदस्य और बॉस से हो सकती है। प्रतिक्रिया आपको ये बताती है कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करना और सुधार के लिए कदम उठाना आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इन 10 रणनीतियों का पालन करने से आप अपनी नई भूमिका में न केवल बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि अपनी टीम और संगठन के लिए भी अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। चैप्टर 3 लर्निंग प्लान। द लर्निंग प्लान। नई भूमिका में सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास सही जानकारी हो। यदि आप नई भूमिका में आते हैं और आपको कार्य, वातावरण और टीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अपने काम में ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने लर्निंग कर्व को तेजी से बढ़ाएं, ताकि आप जल्दी से समझ सकें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस चैप्टर में
हम कुछ मुख्य क्षेत्रों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपकी सीखने की प्रक्रिया को गति देंगे और आपको अपनी भूमिका में सफलता हासिल करने में मदद करेंगे। 4 मुख्य क्षेत्रों में सीखें। नई भूमिका में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप 4 मुख्य क्षेत्रों में गहरी समझ विकसित करें। ये क्षेत्र हैं: संगठन की संस्कृति। संगठन की संस्कृति को समझना किसी भी नए कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन की संस्कृति वह मानसिकता, मान्यताएं और आदतें हैं जो पूरे संगठन के भीतर काम करने के तरीके को निर्धारित करती हैं। इसमें कार्य करने के तरीके, टीम के बीच संबंध, संवाद शैली और मूल्य शामिल होते हैं। ये समझने से आपको न केवल ये समझने में मदद मिलती है कि संगठन के भीतर कैसे काम किया जाता है, बल्कि आप ये भी समझ पाते हैं कि किन पहलुओं पर जोर दिया जाता है और कौन से कार्य व्यवहार संगठन में ज्यादा स्वीकार्य होते हैं। इस ज्ञान के बिना आप संगठन में फिट होने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। इसलिए संगठन की संस्कृति को सीखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने कार्यों और दृष्टिकोण को संगठन के अनुसार ढाल सकें। राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क। हर संगठन में एक अनौपचारिक राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क मौजूद होता है। ये नेटवर्क संगठन के भीतर विभिन्न लोगों के बीच रिश्तों, प्रभाव और समर्थन के आधार पर काम करता है। ये राजनीतिक नेटवर्क आपके कार्य में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रभावित करने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि किस व्यक्ति के पास महत्वपूर्ण जानकारी है या कौन आपको अपने निर्णयों में समर्थन दे सकता है, तो आप बेहतर ढंग से अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन से व्यक्ति आपकी टीम के लिए सही संसाधन हो सकते हैं और कौन से लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। ऑपरेशनल प्रक्रियाएं। किसी भी संगठन में संचालन ऑपरेशंस से संबंधित प्रक्रियाएं और प्रणालियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रक्रियाएं संगठन के दैनिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि काम सही तरीके से और समय पर किया जाए। इसलिए आपको संगठन के ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को जल्दी समझने की आवश्यकता है। इसमें तकनीकी प्रक्रियाएं, कार्यों का विभाजन, रिपोर्टिंग प्रणाली और कार्य प्रवाह शामिल हो सकते हैं। आप जितना जल्दी इन प्रक्रियाओं को समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी भूमिका को निभा सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप जान सकते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम शामिल हैं, तो आप निर्णय लेने के सही समय और स्थान का चुनाव कर पाएंगे। बाजार और प्रतिस्पर्धा। आपका संगठन और आपकी भूमिका अंततः बाजार और प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उद्योग के रुझानों, बाजार की स्थिति और प्रतिस्पर्धियों के बारे में गहरी समझ विकसित करें। बाजार की जानकारी आपको ये तय करने में मदद करेगी कि आपके संगठन को कहाँ निवेश करना चाहिए, किस उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना चाहिए और किस दिशा में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को समझना भी आवश्यक है ताकि आप ये जान सके कि आपकी कंपनी किस तरह से अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग है और किस प्रकार के रणनीतियों के माध्यम से आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। सही सवाल पूछें। नई भूमिका में जल्दी से सीखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप सही सवाल पूछें। सवाल पूछने से आपको वह जानकारी मिल सकती है जो आपको अपनी भूमिका में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। जब आप अपने सहकर्मियों, बॉस और टीम के अन्य सदस्यों से सवाल पूछते हैं, तो ये दिखाता है कि आप जानने के लिए उत्सुक हैं और अपनी भूमिका में सुधार लाने के लिए तैयार हैं। सही सवाल पूछने का मतलब है कि आप केवल सरल या सामान्य सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि आप महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए अधिक गहरी समझ विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप सवाल कर सकते हैं कि इस परियोजना को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है, या कंपनी के लिए अगले कुछ महीनों में प्रमुख लक्ष्य क्या है। ऐसे सवाल न केवल आपको और अधिक समझ प्रदान करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। सुनने की कला विकसित करें। केवल सवाल पूछना ही पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी सीखना होगा कि सही तरीके से सुनना कैसे है। सुनने की कला विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनसे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही तरीके से सुनने का मतलब यह है कि आप केवल शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि आप उनकी भावनाओं, उद्देश्य और इच्छाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने सहकर्मियों और बॉस से बातचीत करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके विचारों और दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझें। इसका मतलब है कि आपको सक्रिय रूप से सुनना होगा, बिना किसी पूर्व धारणाओं के।
इस प्रकार से सुनने से आपको नए विचार और दृष्टिकोण मिलेंगे, जो आपकी कार्यशैली और सोच को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सुझावों और प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करें। अपनी लर्निंग यात्रा में यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। प्रतिक्रिया से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नई भूमिका में ये प्रतिक्रिया बहुत कीमती होती है, क्योंकि यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। आपको ये समझना चाहिए कि प्रतिक्रिया केवल आलोचना नहीं होती, बल्कि यह आपके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इन सभी कदमों और तकनीकों को अपनाने से आप न केवल अपनी भूमिका में तेजी से ढल सकते हैं, बल्कि आप अपने कार्यों और संगठन के उद्देश्य में भी बेहतर तरीके से योगदान दे सकते हैं। चैप्टर 4, संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं मिलती, यह अन्य लोगों के साथ अच्छे और मजबूत संबंधों पर भी निर्भर करती है। चाहे वह आपके बॉस के साथ हो, टीम के साथ हो, या संगठन के अन्य सहयोगियों के साथ, आपके द्वारा बनाए गए संबंध ही आपको नई भूमिका में सफलता दिला सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी टीम, बॉस और संगठन के भीतर अन्य लोगों के साथ प्रभावी संबंध बना सकते हैं, ताकि आप अधिक प्रभावी और प्रेरित तरीके से कार्य कर सकें। अपने बॉस के साथ विश्वास कायम करें। बॉस के साथ अच्छा और मजबूत संबंध बनाना किसी भी नई भूमिका में सफलता की कुंजी है। यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और आपकी मेहनत को सही तरह से सराहा जा रहा है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने बॉस की अपेक्षाओं को सही तरीके से समझें। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपके बॉस आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वे किस प्रकार के परिणाम देखना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। एक बार जब आप ये जान लेंगे, तो आप अपनी कार्य योजना को उनके उद्देश्यों के अनुसार ढाल सकते हैं। इसके बाद नियमित संवाद की आवश्यकता होती है। बॉस के साथ नियमित संवाद न केवल ये सुनिश्चित करता है कि आप सही रास्ते पर हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेते हैं और अपनी भूमिका में सुधार के लिए तत्पर हैं। ये संवाद केवल समस्या समाधान के लिए नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने बॉस के साथ विश्वास कायम करते हैं, तो वह आपको और आपके काम को अधिक समर्थन देंगे, जिससे आपकी सफलता के रास्ते और भी सुगम हो जाएंगे। टीम के साथ तालमेल बैठाएं। टीम के साथ अच्छा तालमेल बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि बॉस के साथ संबंध बनाना। एक अच्छे नेता को अपनी टीम के सदस्यों के साथ मजबूत और प्रभावी संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपके कार्यों को निष्पादित करने में मदद करेंगे। टीम के साथ तालमेल बैठाने का पहला कदम है कि आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करें। जब आप अपनी टीम को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो वे उस उद्देश्य को समझते हुए अधिक प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप टीम के अन्य सदस्य की राय को महत्व दें। हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण और कौशल होता है, जो टीम के सामूहिक प्रयासों को मजबूत बना सकता है। इसलिए जब आप टीम के साथ संवाद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनकी विचारों को सुनें और उन्हें अपना नजरिया साझा करने का अवसर दें। इससे न केवल टीम के सदस्यों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे आपकी नेतृत्व शैली को भी सराहेंगे और आपकी मदद करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने से संगठन के भीतर सहयोग की भावना पैदा होती है, जो आपकी सफलता को बढ़ाती है। पॉलिटिकल नेटवर्क को समझें। हर संगठन में एक अनौपचारिक राजनीतिक नेटवर्क होता है, जिसे समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऑफिस के औपचारिक ढांचे को समझना। संगठन के भीतर एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लोगों के बीच संबंधों, प्रभाव और समर्थन को आकार देता है। ये नेटवर्क हमेशा सार्वजनिक नहीं होता, बल्कि इसके बारे में अक्सर केवल कुछ चयनित लोग ही जानते हैं। यदि आप इस नेटवर्क को समझते हैं, तो आप आसानी से यह जान सकते हैं कि कौन से लोग संगठन के भीतर प्रभावशाली हैं, कौन से लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार की रणनीतियां आपको अपनानी चाहिए ताकि आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकें। इस नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले आपको संगठन के अंदर विभिन्न समूहों, नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सी प्रक्रियाएं संगठन के भीतर काम करती हैं और कौन से लोग किसी परियोजना या निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक नेटवर्क केवल शक्ति का मामला नहीं है।
बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप विभिन्न पक्षों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और संगठन के भीतर किसी भी स्थिति में सामंजस्य बना सकते हैं। जब आप राजनीतिक नेटवर्क को समझते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। सुनने और समझने की क्षमता। अच्छे संबंध बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप सक्रिय रूप से सुनने और समझने की क्षमता विकसित करें। जब आप किसी से बात करते हैं, तो केवल उनकी बातों को सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वे क्या कह रहे हैं और उनके शब्दों के पीछे क्या भावना है। यदि आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप उनके विचारों और चिंताओं को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। यह विश्वास और समझ बढ़ाने में मदद करता है, जो आपके संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाता है। आपसी सम्मान और विश्वास बनाए रखें। मजबूत संबंधों की नींव आपसी सम्मान और विश्वास पर होती है। यदि आप अपनी टीम और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद रहें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों में निष्पक्ष रहें और किसी भी स्थिति में खुद को न केवल सही, बल्कि विश्वसनीय भी साबित करें। अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, तो आप अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ सम्मानपूर्ण तरीके से पेश आते हैं, तो वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जो एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण के लिए जरूरी है। समय प्रबंधन और संतुलन बनाए रखें। रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखें। किसी भी अच्छे नेता के लिए यह जरूरी है कि वह समय पर कार्य को प्राथमिकता दे, लेकिन साथ ही वह अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों और बॉस के साथ भी समय बिताए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप केवल अपने काम में उत्कृष्ट नहीं हैं, बल्कि आप संगठन के भीतर सामूहिक सहयोग और विश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम और बॉस के साथ मजबूत, प्रभावी और विश्वासपूर्ण संबंध बना सकते हैं। यह आपको न केवल अपनी भूमिका में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक प्रभावी नेता बनने के लिए आवश्यक समर्थन भी प्रदान करेगा। मजबूत संबंधों के माध्यम से आप अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जो आपकी और आपके संगठन की सफलता के लिए अनिवार्य है। चैप्टर 5 संगठन को समझना, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। नई भूमिका में सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने संगठन को पूरी तरह से समझें। एक संगठन की सही समझ के बिना आप अपने कार्यों को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जो संगठन के लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हो। संगठन को समझने का मतलब केवल उसके संरचनात्मक पहलुओं को जानना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप संगठन की संस्कृति, पावर डायनामिक्स, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और इसके मिशन और दृष्टि को समझें। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आप इन पहलुओं को कैसे समझ सकते हैं और अपने कार्यों को इन पहलुओं के अनुसार कैसे ढाल सकते हैं। 1. कंपनी की संस्कृति का अध्ययन करें। कंपनी की संस्कृति वह है जो संगठन के भीतर काम करने के तरीके और कार्यस्थल के माहौल को प्रभावित करती है। ये संस्कृति संगठन के मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं का संकलन होती है, जो उसकी कार्यप्रणाली और निर्णयों को आकार देती है। जब आप किसी नए संगठन में शामिल होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप कंपनी की संस्कृति को गहराई से समझें। निर्णय लेने का तरीका। एक कंपनी के निर्णय लेने के तरीके को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया औपचारिक है या अनौपचारिक? कुछ कंपनियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही संरचित और औपचारिक होती है, जहां बड़े निर्णयों को उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जबकि कुछ कंपनियां अधिक लचीली होती हैं, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया कम औपचारिक होती है और टीमों या व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर अधिक निर्भर करती है। यदि आप ये जान पाते हैं कि आपकी कंपनी के निर्णय लेने के तरीके क्या हैं, तो आप अपने कार्यों और दृष्टिकोण को सही दिशा में ढाल सकते हैं। जोखिम लेने की संस्कृति। क्या आपकी कंपनी जोखिम लेने को बढ़ावा देती है या ये सुरक्षा और पारंपरिक तरीकों को प्राथमिकता देती है? एक जोखिम प्रवृत्त संगठन न केवल नवाचार को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि जोखिम लेने वाले निर्णयों के लिए पर्याप्त समर्थन और संसाधन उपलब्ध हों। दूसरी ओर, एक अधिक जोखिम निरस्त संगठन में कर्मचारियों से अपेक्षाएं होती हैं कि वे कम जोखिम वाले, सुरक्षित मार्गों पर काम करें। यदि आप इस पहलू को समझते हैं,
तो आप ये जान सकते हैं कि कौन से प्रकार के निर्णय आपकी कंपनी में स्वीकार किए जाते हैं और कौन से नहीं। कंपनी की संस्कृति को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके इतिहास, मिशन और मूल्यों का अध्ययन करें। इसके अलावा आप अपने सहकर्मियों और बॉस से भी चर्चा कर सकते हैं कि वे कंपनी की संस्कृति को कैसे देखते हैं और उनका अनुभव क्या है। 2. पावर डायनेमिक्स समझें। किसी भी संगठन में पावर डायनेमिक्स का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके कार्यों, निर्णयों और सफलता को प्रभावित कर सकता है। पावर डायनेमिक्स से हमारा तात्पर्य उस संरचना से है जिसके तहत कुछ लोग संगठन में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जबकि अन्य लोग उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। पावर डायनेमिक्स को समझने से आप ये जान सकते हैं कि कौन लोग संगठन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेते हैं और कौन से लोग किसी विशिष्ट निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हैं। निर्णय लेने वाले कौन लोग संगठन में प्रमुख निर्णय लेते हैं? क्या ये निर्णय उच्च प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक लोकतांत्रिक है, जहां टीम के सदस्य भी योगदान कर सकते हैं? ये जानने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि यदि आपको किसी परियोजना या कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको किससे अनुमोदन प्राप्त करना होगा या किससे सहयोग प्राप्त करना होगा। प्रभावित करने वाले लोग। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप यह समझें कि कौन से लोग निर्णय लेने वालों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी संगठन में कुछ व्यक्तियों का अपार प्रभाव होता है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, लेकिन उनके विचार और सलाह महत्वपूर्ण होते हैं। ये व्यक्तित्व कस्टमर्स, टीम लीडर्स या अन्य प्रबंधन स्तर पर हो सकते हैं। उन्हें पहचानने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि किससे समर्थन प्राप्त करना होगा और किससे सलाह लेनी होगी। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि आप प्रभावी रूप से संगठन के निर्णयों को प्रभावित कर सकें और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकें। 3. संगठन के मिशन और दृष्टि को समझें। संगठन के मिशन और दृष्टि को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगठन के उद्देश्यों और दिशा को परिभाषित करते हैं। जब आप संगठन के मिशन और दृष्टि को समझते हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके कार्य संगठन के व्यापक उद्देश्यों से मेल खाते हैं। मिशन। संगठन का मिशन उसके अस्तित्व का कारण होता है। ये निर्धारित करता है कि संगठन क्यों अस्तित्व में है और उसकी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों क्या हैं। यह मिशन संगठन के कर्मचारियों को एक साझा दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे वे एकजुट होकर काम करते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी परियोजना या कार्य को इस मिशन से जुड़ा होना चाहिए। जब आप अपने कार्यों को संगठन के मिशन से मेल खाते हुए अंजाम देते हैं, तो आप न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करते हैं, बल्कि संगठन के दीर्घकालिक उद्देश्य में भी योगदान करते हैं। दृष्टि। संगठन की दृष्टि उसकी भविष्यवाणी होती है कि वह भविष्य में कहां पहुंचना चाहता है। ये दृष्टि संगठन के दिशा और विकास के लिए रोडमैप प्रदान करती है। आपकी भूमिका में सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप संगठन की दृष्टि को समझें और इसे अपनी कार्य योजना में शामिल करें। अगर आप अपने कार्यों को संगठन की दृष्टि से मेल खाते हुए संचालित करते हैं, तो आप न केवल खुद को संगठन में एक मूल्यवान सदस्य बना सकते हैं, बल्कि यह आपको बेहतर प्रदर्शन और नेतृत्व की ओर भी मार्गदर्शन करता है। संगठन के मिशन और दृष्टि को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप संगठन के रणनीतिक दस्तावेजों का अध्ययन करें, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट, संगठन के उद्देश्य और नीतियां, और इसके प्रमुख नेताओं के बयान। साथ ही आप अपने बॉस और अन्य टीम लीडर्स से भी इन पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं ताकि आपको एक स्पष्ट और गहरी समझ मिल सके। 4. संगठन की संरचना और प्रक्रियाएं। संगठन को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी संरचना और कार्यप्रणाली है। संगठन का ढांचा यह निर्धारित करता है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, जानकारी कैसे बहती है और संसाधनों का वितरण कैसे होता है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि संगठन में कौन से विभाग हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आप किस विभाग में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि विभिन्न विभागों के बीच संवाद और सहयोग कैसे होता है। ये जानकारी आपको न केवल आपके कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी, बल्कि आप अन्य विभागों के साथ सहयोग करके संगठन के लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 6 खुद को स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ। नई भूमिका में खुद को स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी कदम है।
चाहे आप किसी नए पद पर आ गए हो या किसी संगठन में नई जिम्मेदारी ली हो। इस समय आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप जल्दी से खुद को स्थापित कैसे करें और संगठन में अपना प्रभाव कैसे बढ़ाएं। ये चैप्टर इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करता है, जो आपको शुरुआत में ही सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। 1. प्रारंभिक जीत हासिल करें। नई भूमिका में खुद को स्थापित करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रारंभिक जीत हासिल करना। जब आप किसी नई भूमिका में प्रवेश करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, और आपकी टीम या बॉस आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से प्रभावी हो जाएं। इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे और जल्दी पूरे होने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। शुरुआत में बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे आपको तुरंत सफलता नहीं मिल पाएगी। इसके बजाय आपको उन छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें आप जल्दी से हासिल कर सकते हैं। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रक्रिया को सुधारना, एक छोटे से बदलाव को लागू करना, या टीम के साथ अच्छा संवाद स्थापित करना। जल्दी परिणाम प्राप्त करें। जब आप जल्दी से कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं, तो यह न केवल आपकी टीम और बॉस को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। प्रारंभिक जीत से यह संदेश जाता है कि आप सक्षम हैं और कार्यों को सही तरीके से और समय पर पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा और भरोसा बढ़ता है, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। 2. अपनी रणनीति स्पष्ट करें। जब आप नई भूमिका में होते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपनी रणनीति को स्पष्ट रूप से अपनी टीम और बॉस के सामने रखें। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल आपके दृष्टिकोण को साझा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके कार्यों का संगठन के समग्र उद्देश्य से तालमेल है। रणनीति साझा करें। अपनी रणनीति को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करें। अपनी टीम और बॉस को बताएं कि आप अपने कार्यों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में आपको क्या समर्थन चाहिए। इस प्रकार आप न केवल अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सब लोग आपकी योजनाओं को समझें और एकजुट होकर काम करें। सहानुभूति और प्रतिक्रिया लें। जब आप अपनी रणनीति साझा करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी टीम और बॉस से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। इस प्रतिक्रिया को आत्मसात करते हुए आप अपनी रणनीति में सुधार कर सकते हैं और उसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ये कदम आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके कार्यों से किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम नहीं है, और सभी को आपके उद्देश्यों और दिशा का स्पष्ट ज्ञान है। 3. अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परिभाषित करें। एक नई भूमिका में आने के बाद यह आवश्यक है कि आप अपनी प्राथमिकताओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। समय के साथ आप सीखेंगे कि कुछ कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं जबकि कुछ कार्य कम प्राथमिकता वाले हो सकते हैं। इसलिए आपकी प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं, और यह जरूरी है कि आप उन्हें नियमित रूप से परिभाषित करें ताकि आपका ध्यान हमेशा सही कार्यों पर केंद्रित रहे। निरंतर मूल्यांकन करें। अपनी प्राथमिकताओं को समय पर परिभाषित करने का मतलब यह नहीं है कि आप हर कुछ दिनों में अपनी रणनीति बदलें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी कार्य सूची और उद्देश्यों का मूल्यांकन करते रहें। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने समय और प्रयासों का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं और आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। समय प्रबंधन। प्राथमिकताओं को परिभाषित करने के साथ साथ आपको अपने समय का सही प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए आप विभिन्न प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार्य तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे बाद में कर सकते हैं, जबकि किसी अन्य कार्य पर तुरंत ध्यान देना होगा। यह तरीका न केवल आपके कार्यों को व्यवस्थित रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर समय और संसाधन खर्च कर रहे हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नई भूमिका में खुद को स्थापित करते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी नई भूमिका में आते समय आपको नए माहौल, टीम और प्रक्रियाओं से परिचित होना पड़ता है, जो कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि अगर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं। सकारात्मकता का प्रसार करें। अपनी टीम के बीच सकारात्मकता फैलाना एक महत्वपूर्ण कदम है।
यदि आप टीम के अन्य सदस्यों को उत्साहित और प्रेरित करते हैं, तो यह न केवल उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह टीम के भीतर एक मजबूत सहयोग की भावना भी पैदा करता है। जब आप खुद सकारात्मक रहते हैं, तो आपके आस पास के लोग भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसे अपनाते हैं। 5. सशक्त निर्णय लें। नई भूमिका में खुद को स्थापित करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप निर्णय लेने में आत्मविश्वासी और सशक्त हों। संगठन में बदलाव और समस्याओं का सामना करते समय यदि आप सशक्त निर्णय लेते हैं, तो यह आपके नेतृत्व कौशल को दर्शाता है और यह साबित करता है कि आप किसी भी स्थिति में निर्णायक हो सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं। निर्णय लेने के लिए आपको अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। यदि आप सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो यह आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है और आपकी टीम में विश्वास पैदा करता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि आप दूसरों से परामर्श करें और उनका विचार लें, ताकि आप व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय ले सकें। 6. संचार कौशल का विकास करें। खुद को स्थापित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू संचार कौशल है। अपनी रणनीतियों, प्राथमिकताओं और निर्णयों को स्पष्ट रूप से साझा करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी संचार न केवल आपकी टीम के भीतर सहयोग को बढ़ाता है, बल्कि यह आपकी स्थिति को भी मजबूत बनाता है। स्पष्ट और प्रभावी संवाद करें। अपनी बातों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कहना जरूरी है। यदि आप अपनी टीम और बॉस के साथ नियमित संवाद बनाए रखते हैं और उन्हें अपनी स्थिति, कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, तो यह आपकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। चैप्टर 7 ट्रांजिशन फेलियर से बचना, अवॉइडिंग ट्रांजिशन फेलियर। नई भूमिका में कदम रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इस प्रक्रिया में कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ता है। जब आप किसी नई भूमिका में प्रवेश करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप समझें कि कौन से सामान्य कारण हैं जो ट्रांजिशन के दौरान असफलता का कारण बन सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इस चैप्टर में हम उन सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे जो नई भूमिका में असफलता का कारण बन सकते हैं। साथ ही हम उन कदमों की भी पहचान करेंगे जो आपको इन समस्याओं से बचने में मदद करेंगे। 1. अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। नई भूमिका में अत्यधिक आत्मविश्वास रखना एक सामान्य गलती हो सकती है, जो असफलता का कारण बन सकती है। जब आप किसी नई भूमिका में होते हैं, तो आपके पास पहले से कुछ ज्ञान और अनुभव हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप समझें कि हर भूमिका अलग होती है और इसमें नए कौशल और जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया का अनदेखा न करें। एक नई भूमिका में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें। अगर आप सोचते हैं कि आप पहले से सब कुछ जानते हैं, तो आप महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपको अपनी भूमिका में सफल होने के लिए जरूरी हो सकते हैं। शुरुआती दौर में यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को खुले मन से सीखने के लिए तैयार रखें। नई भूमिका का मतलब यह नहीं होता कि आपको अपनी पुरानी रणनीतियों को तुरंत लागू करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको उन परिस्थितियों, लोगों और संरचनाओं को समझने के लिए समय लेना चाहिए जो उस भूमिका से जुड़ी हैं। विनम्रता से सीखना। हर नई स्थिति में कुछ नया सीखने का अवसर होता है, और अगर आप इस प्रक्रिया को सम्मान के साथ अपनाते हैं, तो आप अपनी स्थिति में बेहतर बन सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाना, जहां आप अपनी सीमाओं को पहचानें और नए अनुभवों से सीखने के लिए तैयार रहें, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मविश्वास की कमी से बचने के लिए आपको अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने में समय बिताना चाहिए और धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। 2. टीम की जरूरतों को समझें। नई भूमिका में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी टीम की जरूरतों को समझें। कभी कभी यह होता है कि लोग अपनी पुरानी रणनीतियों को नई भूमिका में लागू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे इन रणनीतियों को पहले प्रभावी मानते हैं। हालांकि यह तरीका हर बार काम नहीं करता है, खासकर जब आप नई टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। पुरानी रणनीतियों को लागू करने का खतरा पुराने अनुभवों से आपने जो भी सफलता हासिल की हो। यह जरूरी नहीं है कि वही रणनीतियां नए संगठन, टीम या भूमिका में भी काम करें। हर टीम की अपनी विशिष्ट जरूरतें, संस्कृति और कार्यशैली होती है, और यदि आप पुरानी रणनीतियों को बिना समायोजित किए लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इससे न केवल आपकी कार्यकुशलता में कमी आ सकती है, बल्कि टीम के साथ आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। टीम की विशिष्टताएं जानें। अपनी टीम की जरूरतों को समझने के लिए
आपको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि टीम के सदस्य किस तरह से काम करते हैं, उनके बीच के रिश्ते कैसे हैं, और वे किस तरह के वातावरण में काम करना पसंद करते हैं। ये जानकारी आपको ये निर्धारित करने में मदद करती है कि आपको अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कुछ टीमों को अधिक स्वतंत्रता पसंद होती है, जबकि कुछ टीमों को निर्देशों की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार, अपनी टीम के साथ संवाद और उनका अनुभव समझना आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लचीलापन अपनाएं। टीम की जरूरतों को समझने और अपनी रणनीतियों को इसके अनुरूप ढालने से आपको अपने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। लचीलापन ये सुनिश्चित करता है कि आप अपनी टीम के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपना रहे हैं और वे आपको अपना समर्थन दे रहे हैं। 3. अत्यधिक बदलाव से बचें। नई भूमिका में कदम रखते वक्त ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि आप सब कुछ सुधारने की जल्दी में होते हैं, खासकर यदि आप संगठन या टीम में पहले से कुछ बदलाव देख रहे हैं। हालांकि, अत्यधिक बदलाव करने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पहले 90 दिनों में। पहले 90 दिनों का महत्व। पहले 90 दिन आपके लिए नई भूमिका को समझने, टीम के साथ संबंध बनाने और संगठन की संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय में आपको अपनी रणनीतियों को ठीक से परखने और छोटे बदलावों के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता होती है। अगर आप इस दौरान बहुत बड़े बदलावों की शुरुआत करते हैं, तो इससे टीम में भ्रम और विरोध उत्पन्न हो सकता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। शुरुआत में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें आप पहले अपने काम को समझने पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे बदलाव लाएं। ऐसे बदलाव करें जो टीम और संगठन की वर्तमान स्थिति के साथ मेल खाते हों, और यह सुनिश्चित करें कि आप टीम और अन्य प्रमुख हितधारकों से इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। बदलाव की प्रक्रिया में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, और यदि आप बदलावों को जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इससे संगठन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। रचनात्मक बदलाव। यह जरूरी नहीं कि बदलाव हमेशा नकारात्मक परिणाम लाए। यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको उन बदलावों को छोटे छोटे कदमों में लागू करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर बदलाव सही दिशा में जा रहा है और टीम उसे स्वीकार कर रही है। बदलाव के साथ साथ संवाद बनाए रखें, ताकि टीम यह महसूस कर सके कि उनके विचार और चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 8। खुद का लीडरशिप ब्रांड बनाएं। क्रिएट योर लीडरशिप ब्रांड। लीडरशिप ब्रांड बनाना एक गहरी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो आपके नेतृत्व के तरीके, दृष्टिकोण और टीम के साथ संबंधों पर आधारित होती है। ये ब्रांड केवल आपके कर्तव्यों और कार्यों का संकलन नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान है, जिसे लोग आपके बारे में सोचते हैं और पहचानते हैं। एक मजबूत लीडरशिप ब्रांड न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगठन और टीम के समग्र प्रदर्शन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आप अपना लीडरशिप ब्रांड कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको किन कदमों की आवश्यकता है। 1. अपना ब्रांड परिभाषित करें। अपना लीडरशिप ब्रांड बनाने की शुरुआत अपने नेतृत्व के दृष्टिकोण और शैली को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से होती है। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आप किस प्रकार का नेता बनना चाहते हैं और लोग आपके बारे में किस प्रकार की छवि बनाएं। स्वयं को समझना। लीडरशिप ब्रांड बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम यह है कि आप खुद को समझें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर मूल्यों, आपके दृष्टिकोण, कार्यशैली और आपकी प्रेरणाओं को पहचानें। क्या आप एक लोकतांत्रिक नेता बनना चाहते हैं जो टीम के विचारों को महत्व देता है, या आप एक निर्णायक नेता हैं जो कठोर फैसले लेने में विश्वास करते हैं? आपका ब्रांड आपकी इन प्राथमिकताओं, गुणों और कार्यप्रणाली से बना होगा। अपने लीडरशिप स्टाइल को पहचानें। कई प्रकार के नेतृत्व शैलियां होती हैं, जैसे कि सर्व समावेशी, प्रेरणादायक या दिशा निर्देशात्मक नेतृत्व। आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा नेतृत्व शैली आपके व्यक्तित्व और कार्यकुशलता के अनुकूल है। यह न केवल आपकी कार्यशैली को आकार देता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि आपकी टीम आपसे कैसे जुड़ी होगी। जब आप अपनी शैली को पहचानते हैं, तो आप इसे अपने लीडरशिप ब्रांड के हिस्से के रूप में एक स्पष्ट और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। टीम और संगठन से प्रतिक्रिया लें। अपनी नेतृत्व शैली पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आप अपनी टीम और सहकर्मियों से यह पूछ सकते हैं कि वे आपके नेतृत्व को कैसे देखते हैं। ये प्रतिक्रिया आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपकी छवि और कार्यशैली पर लोग क्या विचार करते हैं।
और आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। 2. लंबी अवधि की योजना बनाएं। अपना लीडरशिप ब्रांड बनाने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। आपका ब्रांड समय के साथ विकसित होता है और यह केवल तत्काल या तात्कालिक निर्णयों से नहीं बनता। इसलिए आपको अपनी लीडरशिप ब्रांड को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत और स्थिर योजना बनानी चाहिए, जिसमें दीर्घकालिक लक्ष्य और छोटे मोटे कदम शामिल हों। लक्ष्य निर्धारित करें। लीडरशिप ब्रांड का निर्माण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। पहले आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। क्या आप अपने संगठन में एक सशक्त और प्रेरक नेता बनना चाहते हैं, या आप अपने व्यक्तिगत कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। ये लक्ष्य आपके लीडरशिप ब्रांड के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। विकास के लिए रणनीतियां बनाएं। अपनी लीडरशिप यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको ये निर्धारित करना होगा कि कौन से कौशल और क्षमताएं आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको रणनीतिक सोच में सुधार करने की आवश्यकता है? क्या आपको टीम को प्रेरित करने के लिए अपनी संचार शैली को परिष्कृत करना होगा? इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करके आप एक दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं। मूल्य और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप लीडरशिप ब्रांड की योजना बनाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर मूल्यों को ध्यान में रखें। ये वह दिशा है जो आपको अपने कार्यों और निर्णयों में मार्गदर्शन करती है। जब आप अपने ब्रांड को समय के साथ बनाने के लिए योजना बनाते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप अपने मूल्यों से समझौता न करें और उन्हें लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएं। 3. अपनी टीम को प्रेरित करें। एक प्रभावी लीडरशिप ब्रांड न केवल आपके व्यक्तिगत प्रयासों से जुड़ा होता है, बल्कि यह आपकी टीम के विकास और सफलता के साथ भी संबंधित होता है। जब आप अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, तो आप न केवल उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि अपने लीडरशिप ब्रांड को भी और मजबूत बनाते हैं। टीम की प्रेरणा और विकास पर ध्यान दें। एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी टीम सदस्य न केवल आपके नेतृत्व को समझते हैं, बल्कि वे इस पर विश्वास करते हैं। प्रेरणा केवल काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह टीम के प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सकारात्मक माहौल बनाएं। टीम को प्रेरित करने के लिए आपको एक सकारात्मक कार्य माहौल बनाना होगा, जहां टीम के सदस्य महसूस करें कि उनके विचार और योगदान मायने रखते हैं। इस प्रकार का माहौल न केवल कार्यकुशलता बढ़ाता है, बल्कि यह टीम के बीच सामंजस्य और भरोसा भी बनाता है। जब आपकी टीम को यह विश्वास होता है कि आप उनके विकास में रुचि रखते हैं, तो वे आपके नेतृत्व को अधिक सम्मान और समर्थन देंगे। समय समय पर प्रशंसा और प्रतिक्रिया दें। जब आप अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उनकी मेहनत और सफलता को पहचानें और उन्हें नियमित रूप से प्रशंसा और प्रतिक्रिया दें। इससे ये साबित होता है कि आप उन्हें मूल्य देते हैं और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। आपकी टीम के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में ये कदम महत्वपूर्ण है। टीम का विकास। अपने लीडरशिप ब्रांड को प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी टीम को व्यक्तिगत रूप से भी विकास के लिए प्रेरित करना होगा। इस प्रक्रिया में आप टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, अवसरों और विकास के रास्ते प्रदान कर सकते हैं। जब आपकी टीम व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ती है, तो इससे आपकी छवि और ब्रांड को भी सशक्तिकरण मिलता है। 4. संवाद और पारदर्शिता बनाए रखें। लीडरशिप ब्रांड के निर्माण में पारदर्शिता और प्रभावी संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी टीम और संगठन के साथ खुले और ईमानदार संवाद बनाए रखने से आपका ब्रांड मजबूत होता है। स्पष्ट संवाद करें। जब आप अपनी टीम और अन्य सहयोगियों के साथ संवाद करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप हमेशा स्पष्ट, ईमानदार और सुसंगत रहें। यह आपके ब्रांड को परिभाषित करता है और दर्शाता है कि आप न केवल एक रणनीतिक विचारक हैं, बल्कि आप संगठन और टीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सुनने की क्षमता विकसित करें। संवाद का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपनी टीम के विचारों और सुझावों को सुनें। जब आप अपनी टीम के साथ संवाद करते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप उनका ध्यानपूर्वक और सम्मानजनक तरीके से सुन रहे हैं। यह एक प्रभावी लीडर की पहचान होती है और यह आपके ब्रांड को मजबूत करता है। 5. मूल्य आधारित नेतृत्व अपनाएं। आपका लीडरशिप ब्रांड आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता, मूल्यों और कार्यशैली से आकार लेता है। जब आप अपने लीडरशिप ब्रांड को परिभाषित करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एक मूल्य आधारित नेतृत्व अपनाएं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में ईमानदारी,
पारदर्शिता और नैतिकता को प्रमुखता दें। ईमानदारी और नैतिकता, जब आपके निर्णय और कार्य आपके मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तो यह आपके लीडरशिप ब्रांड को और अधिक मजबूती देता है। यह दिखाता है कि आप न केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं, बल्कि टीम और संगठन के समग्र हित को प्राथमिकता देते हैं। कंक्लूजन: लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि किसी नई भूमिका में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण, मानसिक तैयारी और अच्छे रिश्ते बनाना भी उतना ही जरूरी है। वे ये सिखाते हैं कि अगला कदम लेने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि पहले 90 दिन किसी नई भूमिका में परिवर्तन लाने, अपनी कार्यशैली को ढालने और प्रभाव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं। इस किताब के माध्यम से लेखक हमें ये भी बताना चाहते हैं कि आपका कार्य केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि वह संगठन के साथ आपके रिश्ते और सफलता की लंबी यात्रा की नींव है। वे ये सिखाते हैं कि इन 90 दिनों में खुद को स्थापित करने, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करने और टीम के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के साथ साथ हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी काम करना चाहिए। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन में, चाहे वह करियर बदलना हो या पद में बदलाव, सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तभी सही दिशा में चल सकती है जब हम अपने पहले 90 दिनों को सही तरीके से मैनेज करें, सही सवाल पूछें और सही रणनीतियां अपनाएं। द फर्स्ट 90 डेज ये सिखाती है कि ट्रांजिशन की सफलता के लिए जरूरी है कि हम खुद को जल्दी सीखने, संबंध बनाने और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम पाएं। इसलिए लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि अपने पहले 90 दिनों को सही दिशा में इस्तेमाल करके हम न केवल अपने कार्य में सफलता पा सकते हैं, बल्कि अपने संगठन और करियर के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।